हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलिट, डीयूएलएलबी, एलएलएम एंड एलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लैट पॉइंट जो है आपको क्लैट, एलिट, क्लैट एलएलएम, डीयूएलएलएम, क्लैट पीजी तो मैंने बता ही दिया, एनएलएसएट, इन सभी के कोर्सेज ऑफर करता है, जिसके बारे में आप हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस एज वेल एज और डिटेल्स ले सकते हैं। ऐप से ही आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, जहां पे कांटेक्ट करके आप इन कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर। इस पे मैं आऊँ उससे पहले देखो, थोड़ा सा एक कॉमन बात आज हम करेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, और कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ आपके एग्जाम से पहले, चाहे फिर वो डीयू का हो, चाहे वो क्लैट का हो, चाहे वो क्लैट एलएलएम का हो, चाहे वो एनएलएसएट का हो। एनएलएसएट वालों का तो इसी महीने है। देखो, पेपर के लिए ना कुछ बहुत ही फिक्स चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ना, जो आपके पेपर हैं उस टाइम को आप देख लो कि आपका पेपर किस टाइम पे है। जैसे मान लीजिए 2 से 4 है, ठीक है, तो आप फिर ना अपना रूटीन ऐसा सेट करो कि 2 से 4 में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 2 से 4 में सबसे ज्यादा एक्टिव रह रहे हो। क्योंकि देखो, ह्यूमन बॉडी ना, या फिर कोई भी चीज आप देख लो, अगर आप किसी चीज के लिए अडेप्ट हो जाते हो ना, तो फिर आप उसी तरीके से उस दिन भी बिहेव करोगे। जैसे कि कोई आदमी है जो 2 से 4 बहुत सोता है, तो वो एग्जाम के दिन अचानक से उठ के 2 से 4 बहुत एनर्जेटिक फील नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है, मैंने कल भी एक शॉर्ट के थ्रू बताने की कोशिश करी थी, और आज मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ, कर लो। और दूसरा कि मॉक टेस्ट अगर देने अभी तक शुरू नहीं किया ना, कर दो, क्योंकि अब पेपर पास में है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होगे उतना बेटर आप लोग आगे बढ़ पाओगे। आप हमारे मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हो, या फिर आपको जहां भी लेना है वहां पे कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। अब आज का देखो जो एडिटोरियल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक आर्टिकल आया, इंडियाज रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड। फिर एक नीचे आया है, गेटिंग सीरियस अबाउट सपोर्टिंग द केयर इकोनॉमी। एक आर्टिकल आया, लैंग्वेज नो बार। तो ये 3 आर्टिकल जो हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बहुत कुछ खास नहीं आया है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आर्टिकल्स नहीं आए जहां से बहुत नॉलेज मिल रही है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत आया है तो देख लेंगे। आगे बढ़े। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है लैंग्वेज नो बार। हुआ क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी पार्लियामेंट में। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे स्टेट जहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है ना, तो वहां पे इंग्लिश की जगह लोग कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का यूज करें। मतलब जैसे कि इनका एक कहना था कि चले केरल और तमिलनाडु के लोग बात कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश में बात ना करें। अगर वो केरल वाले जो है मलयालम में बात करना चाह रहे हैं, तमिल वाले तमिल में करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं समझ में आ रही है, तो फिर वो लोग इंग्लिश का यूज ना करें, वो हिंदी का यूज करें। कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दी थी, जिसके बाद काफी सारे इनका क्रिटिसिज्म हुआ। जो हमारी साउथ की पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इनको अड़े हाथ लिया। ऐसे चीजें बहुत सारी देखने को मिली अलग अलग जगहों पे इनके इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये आर्टिकल जो है ना, बेसिकली ये कह रहा है कि आप इंग्लिश को अल्टरनेट कह रहे हो तो वो ठीक है कि इंग्लिश को हटा के जो है लोकल लैंग्वेजेस हर स्टेट की हैं, आप उनको प्रमोट करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर अब ये कहेंगे कि आप सिर्फ इंग्लिश को हटा के हिंदी को प्रमोट करिए, तो ये गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ की जनता को हिंदी नहीं आती है, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या फिर जो उनके राज्य की लैंग्वेजेस हैं वो अलग हैं। दूसरा कि क्या सिर्फ हिंदी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्या, साथ में तमिल लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, मलयालम को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ऐसे और भी जो तेलुगु है उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आई इस आर्टिकल के थ्रू। एक अभी न्यूज है, काफी ट्रेंडिंग चल रही है ट्विटर पे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। आपको पता होगा आईएएस टीना धावी जी जो है, इनका पहले डाइवोर्स हुआ था, फिर इन्होंने फिर से शादी करने का फैसला किया। तो अभी इन्होंने मतलब एक कदम उठाया, इनके और इनके जो अभी नए हस्बैंड हैं वो भी आईएएस हैं, प्रदीप गावंडे। तो इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया डिलीट किए हैं। तो ये मैं आपको क्यों समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, बहुत कुछ समझाना चाह रहा था मैं यहाँ से आपको, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ये न्यूज कवर करने की कोशिश करी है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो ना, लाइफ में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वाली लाइफ आज की डेट में हमने अडेप्ट कर रखी है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। आप पब्लिक में ना सिर्फ वही चीज डालो जो आप डालना चाहते हो। सब कुछ पब्लिक में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके रिपरकशन भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब सब कुछ आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो पूरे दुनिया को पता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज नहीं है। जैसे बहुत लोग व्लॉगिंग करते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन व्लॉगिंग में आप ना सुबह उठ के चाय पी रहे हो, छोटी बात भी कर रहे हो, वो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप ना फिर अपनी लाइफ को पब्लिक कर रहे हो। जैसे फ्लाइंग बीस्ट एक यूट्यूबर है, आपने देखा होगा उनका। तो मेरा ये कहना है कि आप हर चीज को अगर आप व्लॉग में या ऐसे कर दोगे ना, तो ये अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कल को जब किसी को आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी ना, और फिर वो अपने प्राइवेट कमेंट्स मारेगा, तब आपको लगेगा कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो भैया, आपने तो पब्लिक करी है। तो यही चीज है कि आप लोग भी लाइफ लॉन्ग लेसन लीजिए कि पब्लिक वही चीजें किया करिए जो आपको लगता है कि कर सकते हैं।
अदरवाइज देर इज नो नीड, देर शुड बी सम थिंग्स जो आपको अपने पास ही केप्ट रखनी है, और वो ध्यान रखिएगा। अभी कुछ न्यूज है, मोदी बाइडेन टू डिस्कस बायलेटरल टाइज एट समिट। तो आपको पता है 2+2 मीट होने वाली है इंडिया यूएस की। एक दिन किसी ने स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने कि सर 2+2 मीट क्या होती है। मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, पर आज फिर मैं कर देता हूं। किसी भी कंट्री के, ये एक डायलॉग का फॉर्मेट है दो कंट्री के बीच में, जिसमें डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरीट जो है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो लोग मिलते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक फॉर्मेट है डायलॉग का, जब दो कंट्री के डिफेंस या फॉरेन मिनिस्टर या फिर दोनों कंट्री के डिफेंस या फॉरेन सेक्रेटरीट आपस में मिलते हैं। सेक्रेटरीट मतलब सेक्रेटरीज। अब इंडिया जो है ये 2+2 डायलॉग ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ करता है। फ्यूचर में हमारा और भी प्लान हो रहा है कि हम और कंट्री के साथ भी इसको एक्सपेंड करेंगे। अभी क्या है यहाँ पे देखिए, जब ये मीट होगी 2+2 वाली, तो एक तो यूक्रेन क्राइसिस में यूएसए प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से इंडिया को इन्वॉल्व किया जाए रशिया के अगेंस्ट में। और 2+2 डायलॉग से पहले मोदी और बाइडेन साहब का भी डिस्कशन होने वाला है, तो लेट्स सी वहां पे क्या चीजें निकल के आती हैं। इसके बाद है एसआईआई भारत बायोटेक कट वैक्सीन प्राइस। देखो, कोविशील्ड जो आपकी 600 रुपए में पहले मिलती थी, अब 225 की मिलने लगेगी, कल से हुआ है ये। कोवैक्सीन जो है 1200 की थी, अब 225 की मिलेगी। स्पुतनिक एंड कोर्बावैक्स जो है वो सेम है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ना अभी भी पुराने रेट पे ही बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा जागरूक बनना। अगर वो लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पुराना माल था, कल से चेंज हुआ है, हम तो पुराना वाला है तो पुराने रेट से बेचेंगे, तो इन कंपनीज ने ये तक कहा है कि भैया हम कंपनसेट करेंगे जिनके पास पुराना वाली वैक्सीन का रेट के हिसाब से अमाउंट पड़ा है। तो ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा जागरूक बनिए, अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करिएगा इस बारे में। इसके बाद है गेटिंग सीरियस अबाउट सपोर्टिंग द केयर इकोनॉमी। एक एडिटोरियल आया हुआ है, बहुत कुछ ऐसे करंट अफेयर टाइप का नहीं है, पर एक बहुत बेसिक चीज यहाँ पे लिखी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेकंड लीजिए एंड अपनी मदर्स के बारे में सोचिए, जिनकी मदर्स हाउसवाइफ हैं या हाउसवाइफ नहीं है, वो जॉब भी करती है, उसके बाद भी जो लेडीज होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। देखिए, वो लोग जॉब भी करती हैं, उसके बाद वो घर आती हैं, तो कहीं ना कहीं घर के काम में उनके ऊपर मेन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सिर्फ ये लेडीज मतलब मदर्स की बात नहीं है, केयर इकोनॉमी में सारी वुमेन्स काउंट होती हैं, चाहे फिर वो नर्स हो, चाहे वो फीमेल डॉक्टर्स हो। तो एक तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि केयर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगी, तो वो तो चलो ठीक है। दूसरा कि देखो, हम लोग वुमेन्स डे तो मना देते हैं 8 मार्च को, लेकिन जहां पे उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना, वहां नहीं करते हैं। महिलाएं जो है घर में इतना काम करती, लेकिन क्या कभी पुरुष लोग जो होते हैं, मोस्टली मैं मतलब पुराने जमाने के हिसाब से बता रहा हूँ, जो लोगों का एक माइंडसेट होता है, क्या कभी वो क्रेडिट देते हैं कि भाई तुम घर संभाल ले रही हो, इसी की वजह से हम बाहर काम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है ना, वो समाज में रहती हैं, और उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है, पढ़ लेना, कोई करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है। पाकिस्तान की हालत खराब है। रात के 12:30-1 बजे जो है वहां की असेंबली बैठी थी और इमरान खान को हटा दिया था। मैंने आपको बताया था कि पहले क्या हुआ था, इमरान खान को जो इम्पीच करने की प्रोसेस थी, उसको डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने बंद करा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया प्रोसेस पूरी चलेगी। फिर रात में 12:30 बजे ऐसा काम कर दिया गया। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर है ना, शहबाज शरीफ, ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। शहबाज शरीफ भी ना एक थोड़ा सा कार्टून टाइप के आदमी है, इनकी स्पीचेस सुनिएगा बड़ा मजा आएगा, मतलब हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं अचानक से हाइपर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का तो यही चल रहा है। द नो कॉन्फिडेंस वोट इन पाकिस्तान, ठीक है ना, अपने को इतना जानने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में मत पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स में किसी भी एग्जाम के अंदर पॉलिटिक्स तो पहली बात आती नहीं है। दूसरा, आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको है उससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। फर्जी दिमाग लगा के उसमें सब कुछ ज्ञान ले रहे हो, क्या मतलब है भाई, वहां पे कुछ भी हो, पता रहना चाहिए बस हो क्या रहा है, नॉर्मल। इंडिया रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड, ये आर्टिकल आया हुआ है। देखो अभी G20 की मीट होने वाली है और दिसंबर 1 2022 से इंडिया जो है G20 को चेयर करने वाला है। G20 के जो बाकी कंट्रीज है ना, वो ये कह रहे हैं कि रशिया को इससे बाहर करो, लेकिन भारत नहीं चाह रहा है। भारत ने तो मतलब इनडायरेक्टली सही है कि हम रशिया को नहीं बाहर करना चाहेंगे, लेकिन चाइना ने तो ओपनली अपोज कर दिया कि भैया रशिया को हम बाहर नहीं करने देंगे। अब देखो, भारत पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, भारत इस मैटर को कैसे टैकल करने वाला है। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है फिलहाल जो वर्ल्ड की हालत हो चुकी है डिसऑर्डर टाइप की, अलग चलग चल रहे हैं, यूएसए का अलग रोल चल रहा है, टर्की अपना अलग पंगे करता रहता है, चाइना अपने अलग कर रहा है, रशिया अपने अलग कर रहा है। तो भारत जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल अदा कर सकता है, चीजों को मैनेज करके, बैलेंस करके, लोगों को इकट्ठा करके यूनाइट करने में। अब बाकी तो देखते हैं क्या होता है। करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ खास है नहीं। G20 के बारे में जान सकते हो अगर आप चाहो तो।
वैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले सेशन में G20 को पूरा एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट फ्यूचर में हम फिर कर देंगे अगर आएगा तब। क्लैश ओवर चेंज इन मेन्यू एट JNU हॉस्टल, ठीक है JNU तो न्यूज में रहता ही है ना। ओडिशा लूजिंग लेपर्ड टू पोचिंग। पोचिंग देखो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है और लेपर्ड जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा पोचिंग करी जा रही है। उड़ीसा में काफ़ी सारे लेपर्ड पाए जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से पोचिंग होगी तो फिर कोई मतलब वैल्यू तो है ही नहीं। देश की हालत वैसे ही इन जानवरों को लेकर इतनी ख़राब हो रही है। चीता जो है आप अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ही बोलूँगा जब ला रहे हैं वहाँ से, आपको पता है ना अफ्रीकन चीता हम ले रहे हैं। हमारे देश की जो एशियाटिक चीता जो थे वो खत्म हो चुके थे, तो वो कंट्री कौन सी जल्दी बताओ। कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बताइए भैया कि अफ्रीका से किस जगह से आप लोग ये चीता उठा रहे हैं। श्रीलंकन डॉक्टर सीक्स अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज टू सेव बेबीज। श्रीलंका की हालत अलग लेवल पे खस्ता है भाई, अलग लेवल पे। वहां पे जो गरीबी है वो सब तो बढ़ ही रहा है, साथ में सरकारों को लेना देना नहीं है। लोग जो है बहुत प्रॉब्लम में है, सरकार जो है वो रिजाइन भी नहीं मार रही है, प्राइम मिनिस्टर जो है वही के वही बने हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। लोन वोन ले भी रहे हैं जो अलग अलग कंट्रीज से जनता तक पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा है, ये भी एक क्वेश्चनेबल डिबेट है। तो ये सारी चीजें हमने देखा था कि श्रीलंका की हालत क्यों हुई है। सबसे पहली चीज की बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व उनका पास जो था वो सब खत्म कर डाला। फॉरेन डेथ, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे इन्होंने बैन लगा दिए थे, किसानों का नुकसान हो गया था। कोविड के चलते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री इनकी प्रभावित हो गई थी। तो ये कुछ मेजर कारण थे। ऑस्ट्रेलियन पीएम कॉल्स फॉर Mi-21 पोस्ट, ठीक है अपने काम का है नहीं। एंगर ग्रोज ओवर शंघाई लॉकडाउन अमिड कोविड सर्ज। चाइना में जो है कोविड के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे ये न्यूज थी। एक बार चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एंगर ग्रोज ओवर शंघाई लॉकडाउन अमिड कोविड सर्ज। श्रीलंकन डॉक्टर सीक्स अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज टू सेव बेबीज। ओडिशा लूजिंग लेपर्ड्स टू पोचिंग। क्लैश ओवर चेंज इन मेन्यू एट JNU हॉस्टल ही है ना, हाँ। लैंग्वेज इज नो बार, हमने देख ही लिया है। इंडिया रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड, शहबाज नॉमिनेटेड फॉर PM पोस्ट। गेटिंग सीरियस अबाउट सपोर्टिंग द केयर इकोनॉमी। फिर हमने यहाँ पे कुछ न्यूज देखी। एंड दिस इज इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। अब आप लोगों को एक क्विज का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसका आपको मुझे जवाब देना है। अफ्रीकन चीता जो हम लोग उठा रहे हैं अभी, वो हम किस जगह से उठा रहे हैं अफ्रीका के। और एशियाटिक चीता हमारे यहाँ खत्म हो गए थे इसीलिए हम कर रहे हैं ना। एंड ऑल्सो ना आप में से बहुत सारे लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में काफी बार पूछते हैं, सर यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, डिटेल में बता दीजिए। तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वो देख लेना। यूनाइटेड नेशन पे सारे क्वेश्चंस आपके वहां से कवर हो जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। वेलकम यू ऑल ऑन क्लैट पॉइंट। आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन के बारे में जानेंगे। सो यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, लेकिन जब DOLLB जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं है जब यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन DOLLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नो अबाउट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की कुछ शुरुआत इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस के बाद से हो गई थी। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1899 इन हॉग, जिसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आगे जाकर यूनाइटेड नेशन के 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक बनता है, जो कि है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीग ऑफ नेशन, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंडीशन में इन ईयर 1919 अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई एक फ्रांस में एक रॉयल पैलेस है। तो यही लीग ऑफ नेशन आगे जाकर यूनाइटेड नेशन बनता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडेसर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो अब आपको आंसर पता है कि लीग ऑफ नेशन है। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। फिर इसी ट्रीटी ऑफ वर्साई में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अबाउट यूनाइटेड नेशन, तो जो टर्म है यूनाइटेड नेशन उसे दिया था US प्रेसिडेंट, तब के US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फिर 1942 में 26 नेशंस ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट को साइन किया जिसका नाम है डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया था एक्सेस बार, रोम, बर्लिन, टोक्यो से फाइट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर पीस को स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये जो 3 कंट्रीज़ हैं
वो वर्ल्ड में अपनी सुपरमेसी को स्टेब्लिश करना चाहती थी और इस वजह से बहुत सारी वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रही थी। रोम इटली की कैपिटल है, बर्लिन जर्मनी की और टोक्यो जापान की। 1945 में एक कॉन्फ्रेंस होती है सैन फ्रांसिस्को में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्फ्रेंस में 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करते हैं 26 जून 1945 में, और ये चार्टर इफेक्ट में आता है 24 अक्टूबर 1945 में। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू डेट्स। देखिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में और इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। पहले इसको साइन किया गया 26 जून में 1945 में और ये इफेक्ट में आया अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से है। इसमें यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सारे रेगुलेशंस, आर्टिकल्स और रूल्स दिए गए हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन इफेक्ट में आया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि क्या इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था? तो हाँ, इंडिया वॉज अमंग द 50 साइनिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। और चाइना पहला था जिसने चार्टर को साइन किया था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उनके नाम हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ये 5 नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। और यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी? फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। यूनाइटेड नेशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं सेक्रेटरी जनरल। इन्हें जनरल असेंबली अपॉइंट करती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइवे लाई और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं जो आपको रटे होने चाहिए क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे इकोसॉक भी कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी इनएक्टिव हो गया है, लेकिन हाँ, ये 6 ऑर्गन्स में से एक था। तो अब इन्हें एक एक करके जानेंगे। उससे पहले अगर आप 2022 में DU-LLB एंट्रेंस देना चाहते हैं और आपको करंट अफेयर्स या जीके के पोर्शन में हेल्प चाहिए तो यू कैन परचेज और करंट अफेयर एंड जीके बूस्टर कोर्स। और अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अपने लेवल को इंक्रीज करना है, तो यू कैन बाय DU-LLB मॉक कोर्स 2022। एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। मैं यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ा पैट्रियार्कल हो जाता है। तो पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। इसमें 193 मेंबर्स हैं और जो सबसे लास्ट 193rd मेंबर था यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करने वाला, जनरल असेंबली को ज्वाइन करने वाला, वो था साउथ सूडान इन ईयर 2011। ये भी पूछ लेते हैं लास्ट कौन था ज्वाइन करने वाला। और ये जो जनरल असेंबली है, ये जो मेंबर्स हैं वो हर साल मिलते हैं जनरल असेंबली हॉल न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं लाइक पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर किसी नए जो है मेंबर के एडमिशन से रिलेटेड या फिर जो बजटरी मैटर्स होते हैं उसे जनरल असेंबली के मेंबर 2/3 की मेजॉरिटी से डिसाइड करते हैं। और जो नॉर्मल मैटर्स होते हैं उन्हें सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के मेंबर्स के थ्रू। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जनरल असेंबली के पॉल हेनरी स्पार्क, ये बेल्जियम से थे। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहीन, ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारा सेकंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो एम है वो पीस और सिक्योरिटी को वर्ल्ड वाइड मेंटेन करना है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, फ्रांस, US, UK। और जो 10 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें 2 years के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड 8th टाइम इन जनवरी 2022 एज अ नॉन परमानेंट मेंबर।
यूनाइटेड नेशन में इंडिया के प्रेजेंट परमानेंट मेंबर हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। वीटो पावर, ये पावर जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं उनको दी जाती है, और इस पावर के अंदर ये जो परमानेंट मेंबर हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म, उसकी चेयरमैनशिप एज्यूम की है इन जनवरी 2022। Our third organ is इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या फिर इकोसॉक। तो इसका काम होता है यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज़ को रिव्यू करना और इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल जो इशू हैं उसके लिए रिकमेंडेशन देना। इसमें 54 मेंबर्स हैं और ये जो मेंबर है उसे जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 इयर्स के लिए। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इकोसॉक के कॉलिन विक्सन और इनका टर्म है 1 ईयर का। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1945 में यूएन चार्टर के थ्रू, और इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब इनएक्टिव हो चुकी है, इसे पलाऊ की इंडिपेंडेंस के बाद नवंबर 1, 1994 को सस्पेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसे स्टेब्लिश किया गया था जून 1945 में यूएन चार्टर के थ्रू। इट बिगन वर्क इन अप्रैल 1946 एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सक्सेसर है। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो हॉग में है, नीदरलैंड, और ये एक इकलौता ऐसा यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन्स में से एक है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से किस ऑर्गन का जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, तो कहाँ है वो? हॉग में है, आईसीजे का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं और उनका टर्म होता है 9 इयर्स का। प्रेजेंट जो इंडियन जज हैं आईसीजे में वो है दलवीर भंडारी, और फर्स्ट इंडियन जज थे सर BN राव। प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं आईसीजे के जॉन डॉनग्वे, ये यूएसए की हैं। फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे वो थे नागेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटरीट। यूएन सेक्रेटरीट में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ यूएन स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स हैं उसके डे टू डे बिजनेस को कैरी करते हैं। सो ये थे हमारा यूनाइटेड नेशन और उसके 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैट पॉइंट।